अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 10th। अब हम बात करने लगे हैं कि हमारे पास विटामिन्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है और साथ ही साथ हम टेस्ट योर सेल्फ सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड्स का टेस्ट योर सेल्फ अभी तक हमने कोई सॉल्व नहीं किया, कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी सॉल्व नहीं किए। आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ और इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास विटामिन्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है बॉडी में, किस तरह से आपने बॉडी में इनको पहुंचाना है जहां जहां इनकी ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमने हमारी बुक में जो टेस्ट योर सेल्फ गिवन है उसको भी हमने सॉल्व करना है, क्योंकि आपने देखा न्यूक्लिक एसिड्स के बाद हमने कोई टेस्ट योर सेल्फ सॉल्व नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, विटामिन और टेस्ट योर सेल्फ जो होगा उससे रिलेटेड भी सॉल्व हो जाएगा और साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड भी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास विटामिन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन ज़रूरी बात है, सबसे पहले इसी को लेकर चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन में स्टूडेंट्स ये आता है आपके पास कि आपकी बॉडी देखें इसको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज इट। ठीक है, अब आपकी बॉडी क्योंकि इसको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती तो ज़रूरी है कि आपके पास विटामिन प्रोवाइड किए जाएं फ्रॉम एनी आउटसाइड सोर्स। ठीक है, कोई भी बाहर का सोर्स हो, कोई भी आपकी बॉडी से बाहर का सोर्स हो, उससे आप प्रोवाइड करें। और वो कौन से सोर्सेज बन जाते हैं, वो सोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास फूड एंड सप्लीमेंट्स। ठीक है, ये दोनों सोर्सेज आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सोर्स बन जाएंगे आपके पास विटामिन के, फूड एंड सप्लीमेंट्स, और इसी तरह से आपके पास नॉर्मल ग्रोथ मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि आपकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स पहले ही मैंने आपको बताया, इनको कहा गया था, तो ये सारी की सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि आपकी बॉडी ने कभी भी विटामिन को ना ये खाने के बगैर प्रोसेस नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो आपने याद रखना है कि आपने हमेशा जो अपने विटामिन हैं वो फूड के साथ लेने हैं। विटामिन आर ऑलवेज नहीं, बल्कि vitamins should always be टेकन विद फूड। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खाने के बगैर आपका विटामिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, जहां उस विटामिन की ज़रूरत है वहां वो नहीं जाता। इसीलिए क्या ज़रूरत है कि आपकी बॉडी में आप तब विटामिन लें, मल्टीविटामिन के अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो तब लें जब आप खाना खा रहे हैं। खाने के मतलब फौरी बाद ले लें, तो उससे क्या होता है कि आपके विटामिन फौरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब हमने बात की थी स्टूडेंट्स के हमारे पास सेल्यूलर फंक्शन के लिए विटामिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़रा हम ये देख लें कि कौन सा ऐसा सेल्यूलर फंक्शन है जिसके लिए विटामिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखना है कि सेल में आपके पास मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है, आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा भी होगा कि आपके पास चीज़ों का ब्रेकडाउन होता है और बहुत सी एनर्जी प्रोडक्शन होती है, इस तरह की चीज़ें हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि डिटेल हमारे केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये बायोलॉजी का पार्ट है। तो आप सबने याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म के लिए आपके पास ये सेल्यूलर फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस भी इसके बारे में एक ही लफ्ज़ है, लेकिन ये दो नाम दोनों यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहीं पर लिखा देखें तो भी समझ जाएं कि ये आपके पास मेटाबॉलिज्म की बात ही हो रही है। ठीक है, ये वाले प्रोसेसेस हैं जिनके लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। जब आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा कि ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं कि जिसके रिजल्ट में आपको या जिनके होने के लिए आपको विटामिन की ज़रूरत है। तो ये बातें समझ में आ रही हैं, मुश्किल नहीं है। आपने बस इतना याद रखना है कि विटामिन आपकी बॉडी में खाने के बगैर डाइजेस्ट नहीं होते, बल्कि एब्जॉर्ब ही नहीं होते। इस वजह से ज़रूरी है कि मील्स के अराउंड आप इनको टाइम करें कि जब आप खाना खा रहे हैं तभी आप विटामिन भी लें। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट्स के फॉर्म में आपने बॉडी में प्रोवाइड करने हैं। बाकी प्लांट्स और एनिमल्स में ये इतने ज़्यादा सिंथेसाइज नहीं होते, बहुत थोड़े हैं। विटामिन के है थोड़ा सा, या विटामिन बी और सी हैं कुछ जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, लेकिन वो एडिक्वेट क्वांटिटी नहीं है। वो सारे विटामिन नहीं है जो आपकी बॉडी को चाहिए। बॉडी को क्योंकि चाहिए जो विटामिन वो और भी होते हैं, उनकी और भी ज़्यादा डिटेल है। इस वजह से आपने याद रखना है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ये भी याद रखना है कि ये किस तरह से खाने हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक हमारी विटामिन की बात हो गई है कंप्लीट। आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक नहीं है बल्कि हमारी बुक का टेस्ट योर सेल्फ 13.4 है, उसको डिस्कस करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ 13.4 में स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन का क्या डिसएडवांटेजेस है कि दे आर नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, दे आर नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी।
एक्सक्रीट नहीं होते, इस वजह से क्या होता है आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और इनके जमा होने की वजह से, इनके एक्सेसिव अमाउंट में जाने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस कॉज होती हैं। तो ये बात समझ में आई कि फैट सॉल्युबल का क्या डिसएडवांटेज है। फैट सॉल्युबल विटामिन का डिसएडवांटेज ही ये है कि अगर ये आपकी बॉडी में कम हो गए हैं तो नुकसान होगा ही होगा। वो तो लेकिन कोई भी विटामिन क्वांटिटी में कम हो जाएगा तो नुकसान होगा, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन अगर आपने ज़्यादा ले लिए तो भी नुकसान होगा, क्योंकि ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होंगे, ये बॉडी में ही रहेंगे, और बॉडी में रहेंगे तो इनके एक्सेस की वजह से किडनीज अफेक्ट होती हैं, लिवर अफेक्ट होता है, और बहुत से ऑर्गन्स हैं जो अफेक्ट होने लग जाते हैं। इसलिए आपने याद रखना है, ये इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। और भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन हम वो बातें करेंगे जो हमारी बुक में हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसी वजह से अभी तक आपने सिर्फ इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो बस ये उसका ऑपोजिट है, दे can be excreted from the body, या आप कह सकते हैं their excessive amounts are not stored in the body। ये बात समझ में आ रही है? याद रखना है आप सबने स्टूडेंट्स के आपके पास इनकी एक्सेस अमाउंट बॉडी में स्टोर ही नहीं होती, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के साथ मिलते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसमें बी और सी आते हैं, अगर आपने ये ज़्यादा अमाउंट में ले भी लिए हैं तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी में रहेंगे ही नहीं। जब इन्होंने रहना ही नहीं है तो इन्होंने क्या नुकसान दे देना है। तो यही आपका बिगेस्ट एडवांटेज है वाटर सॉल्युबल विटामिन का, और एक्सक्रीट ना हो पाना बिगेस्ट डिसएडवांटेज है फैट सॉल्युबल विटामिन का। तो ये बात समझ में आ रही है? ये फर्क याद रखना है कि आपके पास बिगेस्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, यही मेजर डिफरेंस भी है इन दोनों का। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाए कंपैरिजन दोनों का तो यही मेजर डिफरेंस भी है। ये बात हो गई हमारे पास। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज गिव एग्जांपल्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन स्टूडेंट्स आपने याद रखने, मैंने आपको बताया था कि एक है आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन, मैं आपको दोनों बता देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक है आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरे हैं स्टूडेंट्स आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, दूसरे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। अब क्या होता है कि आपके पास जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके पास बी और सी के कॉम्प्लेक्सेस। विटामिन बी और सी हैं आपके पास वाटर सॉल्युबल। अब आपके पास जो पीछे रह जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलें, ए रह गया, ए हमारे पास फैट सॉल्युबल हो जाएगा, बल्कि मैं आपको रेड कलर से शो करती हूँ, ए आपके पास फैट सॉल्युबल हो जाएगा। फिर बी और सी तो हमने वाटर सॉल्युबल कह दिए, फिर हमारे पास आ जाता है डी, ये हो गया फैट सॉल्युबल। फिर आ जाता है ई, लेकिन ई से के तक हमने कहा था लेटर्स को हमने सपोज नहीं करना, ई के बाद डायरेक्टली हमने जंप कर जाना है के पे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, बार बार आता है, एमसीक्यूज में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, ये दोनों याद रखने, ज़्यादा मुश्किल नाम नहीं है, सिंपल से हैं। अगर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर वगैरह सब समझ आ जाए तो हम इनको आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आप सबको पता है कि न्यूक्लियोटाइड के कॉम्पोनेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के डिफरेंस के साथ मैं यहाँ लेके चलूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सबको पता हो कि ये इनका डिफरेंस क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना इन सब चीज़ों में। ठीक है, अगर आपके पास नाइट्रोजनस बेस है और नाइट्रोजनस बेस ने आपके पास बॉन्ड बना लिया है शुगर के साथ, जो कि आपके पास पेंटोज शुगर है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये क्या चीज है? न्यूक्लियोटाइड। कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में, वही है, आराम से वही चीजें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। आपके पास बेस होगी, शुगर होगी, और इसके साथ मिलेगा फॉस्फेट, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो अगर अलहदा से न्यूक्लियोटाइड का ही सिर्फ लिखना हो तो आपने बता देना कि ये होता है नाइट्रोजनस बेस। ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, नाइट्रोजनस बेस है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपके पास यहाँ पे पेंटोज शुगर है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड का जिक्र जान के मैंने साथ किया था ताकि आप सबको पता हो कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना इन डिफरेंसेस में। बहुत इजी से डिफरेंसेस हैं, इन सारे डिफरेंसेस को समझ के चलेंगे तो न्यूक्लिक एसिड्स की बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी, पेपर में इसके बारे में लिखते हुए कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो इनके डिफरेंसेस को समझ के चलना है। नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस का मैंने आपको बताया था कि आपके पास 5 तरह की होती हैं।
आपके पास है एडेनिन, गुआनिन, स्पेलिंग सब आप लोगों ने लिखे हुए हैं ना ऑलरेडी, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। हम सबको पता है कि थायमीन हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरासिल हमारे पास आरएनए में प्रेजेंट होता है। ये सब बातें याद है ना आप सबको। आगे बात कर लेते हैं हम पेंटोज शुगर की। तो पेंटोज शुगर में हम सबको पता है कि हमारे पास पेंटोज शुगर पेंटोज शुगर जो आपके पास डीएनए में होती है उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। और जो स्टूडेंट्स आपके पास आरएनए में होती है पेंटोज शुगर उसको कहते हैं राइबोज। ये कॉन्सेप्ट्स याद हैं, बहुत इजी सी चीजें हैं, मुश्किल कुछ नहीं है। फॉस्फेट ग्रुप एज इट इज होता है, वो आप डीएनए में बात करें या वो आप आरएनए में बात करें, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फॉस्फेट ग्रुप चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड की सारी की सारी बातें थी। न्यूक्लियोटाइड की बातें डिटेल में बताने का मकसद ये था, एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, आपसे साथ ही साथ पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, इसलिए न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है ये भी पता होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें आपको पता होंगी तो न्यूक्लिक एसिड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। स्टूडेंट्स आपने, अच्छा ये वाला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शंस ऑफ डीएनए की हमने बात करनी है। आप सबने याद रखना है स्टूडेंट्स के हमारे पास डीएनए को कहते हैं कि इसके अंदर जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है। ठीक है, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि आपके पास डीएनए लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का क्या मतलब है कि इसके अंदर सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन है जो बॉडी को चाहिए, जो ज़रूरी है और जिसका होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, हम डीएनए के फंक्शंस को की बात करें तो डीएनए के फंक्शंस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपका डीएनए बताता है कि आपने क्या चीज़ बनना है। ठीक है, आप इंसान हैं, आप एनिमल हैं, प्लांट हैं, ये आपके डीएनए में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कहाँ से आती है ये इंफॉर्मेशन, ये आती है आपके पेरेंट्स की तरफ से। ठीक है, आपके पेरेंट्स की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है जिसकी वजह से आप जब नया ऑफस्प्रिंग बनता है तो उसमें वो इंफॉर्मेशन एज इट इज़ ट्रांसफर हो जाती है और पता लग जाता है कि ये कौन सी स्पीशीज़ है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हो गई ये। फिर आपकी बॉडी का फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और जो और भी स्ट्रक्चर्स बनने हैं वो सारे के सारे करवाता है डीएनए। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स इस इंपॉर्टेंट बात को कि डीएनए आपके पास आरएनए को सिंथेसाइज करता है और ये आरएनए को क्यों सिंथेसाइज करता है, ताकि आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सके। और जहां आ जाए प्रोटीन की बात, ये नहीं समझना कि कोई एक ऐसी छोटी मोटी चीज़ है प्रोटीन, आप ये समझें कि आपकी बॉडी का 90% से ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन है। ठीक है, आपकी बॉडी का क्योंकि मैक्सिमम चंक प्रोटीन है ना, डिफेंस प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। देन यू हैव मूवमेंट प्रोटीन्स जो क्या करते हैं कि आपकी मसल मूवमेंट करवाते हैं, एक्टिन और मायोसिन जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा भी आपको याद होगा हार्मोनल प्रोटीन्स हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन्स हैं, मतलब आपकी बॉडी में मैक्सिमम पार्ट प्रोटीन्स का है। तो ये सारी के सारा आपको आपके स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। आपकी बोन्स भी तो प्रोटीन से मैन्युफैक्चर होनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग डीएनए करवा रहा है ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी पूरी फॉर्मेशन कर रहा है। तो डीएनए के पास आपका कोड पड़ा हुआ है। कोड का मतलब है वो एक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि आपने किस तरह से बनना है और आपकी बॉडी के केमिकल प्रोसेसेस किस तरह से होने हैं। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब ने पढ़ा था कि अगर इस डीएनए रेप्लिकेशन में डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जेनेटिक डिजीज़ेस होती हैं जिनको क्योर नहीं किया जा सकता। मेजॉरिटी जेनेटिक डिजीज़ेस ऐसी हैं जो एज इट इज़ होती हैं, आप उनको क्योर नहीं कर सकते क्योंकि वो डीएनए के कोड के अंदर एक इशू है। डीएनए के कोड बहुत डिटेल्ड है, बहुत डिटेल्ड कोड है। बल्कि मैं आपको एक फन फैक्ट अगर बताऊं तो डीएनए के अंदर स्टूडेंट्स इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप बहुत दफ़ा ज़मीन से, मतलब अर्थ से सन तक जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। फिर भी आपके जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है ना, अगर आप इसको खोल के रखें, ये तो मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया वो तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ना, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप इस डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को खोल देना, अगर आप इसको ओपन करके रख दें तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है, इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि आप बहुत दफ़ा ज़मीन से सूरज तक जा सकते हैं और वहाँ से वापस आ सकते हैं, फिर भी ये इस इंफॉर्मेशन की जो टोटल लेंथ है वो पूरी नहीं होती। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ये बात याद रखना है। इसी वजह से याद रखना है कि डीएनए को लाइब्रेरी कहते हैं आपकी बॉडी में, जहाँ जो भी चीज़ होनी है
आपकी यहाँ तक कि हाइट, वेट, सब कुछ आपका ऑलरेडी डीएनए डिटरमिन कर रहा होता है। वेट तो और भी बहुत सी चीज़ों की वजह से चेंज हो जाता है, लेकिन स्किन का कलर, आपकी हाइट, आप किस तरह से बॉडी की फॉर्मेशन होनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपका डीएनए स्टोर करता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, इसीलिए इसको लाइब्रेरी कहते हैं और जेनेटिक कोड कहते हैं। ये अल्लाह ताला की बड़ी प्यारी तख्लीक है कि जिसके अंदर आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। मतलब आपका डीएनए यूँ समझे कि आपका डीएनए पूरा पूरा आपको डिफाइन करता है। इसीलिए तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ये भी कोशिश की जा रही है क्लोनिंग करने की। क्लोन का मतलब होता है एक जैसे 2 इंसान या एक जैसे 2 जानवर बनाने की। क्लोन होता है मतलब एक स्पीशीज़ है, आपने उसी की कॉपी बना देनी है। और वो कैसे बनती है कि अगर आपके पास किसी भी इंसान का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा डीएनए मौजूद हो ना, तो आप उससे उसकी पूरी कॉपी आगे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट खुद करता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। डीएनए अपने आप को खुद रेप्लिकेट करता है, खुद बताता है कि और डीएनए कैसे बनाना है, साथ ही साथ किस तरह स्ट्रक्चर बनाना है बॉडी का, ये भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए क्योंकि खुद प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सारा कुछ डीएनए से हो सकता है। डीएनए का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चलते हैं उसकी तरफ, और वो है व्हाई आरएनए इज कॉल्ड अ मैसेंजर। आरएनए को मैसेंजर क्यों कहते हैं? देखें, आपके डीएनए के पास इंफॉर्मेशन पड़ी है, इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं इन ईजी वर्ड्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं आपके डीएनए के पास, और इन इंस्ट्रक्शंस को लेके जाएगा आपका आरएनए टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स, ठीक है। अब आपका आरएनए लेके जाएगा तो ही प्रोटीन मैन्युफैक्चर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए के पास थी इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन तक लेके गया आरएनए। अगर दरमियान में आरएनए नहीं होगा तो ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन तक नहीं जाएगी। अब इसका मतलब मैसेंजर का क्या मतलब होता है, सोचें ज़रा। मैसेंजर का मतलब सिंपली ये होता है वन हु टेक्स द मैसेज, ठीक है, जो मैसेज लेके जा रहा है। अब डीएनए ने जो मैसेज देना है वो डायरेक्टली प्रोटीन्स तक तो जाना नहीं है, वो आपका कौन से रास्ते से होकर जाना है, वो होकर जाना है स्टूडेंट्स हमेशा आरएनए के रास्ते से। इसी वजह से क्या होता है कि आरएनए को मैसेंजर कहते हैं कि ये मैसेंजर बन जाता है, और इस प्रोसेस को जिसमें आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। मैंने आपको ये सारी बातें बताई हुई हैं, इनको भूलना नहीं है। न्यूक्लिक एसिड और विटामिन स्टूडेंट्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डीएनए और आरएनए के दरमियान जो डिफरेंस है वो पूछा जाता है। डीएनए के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, और आपके पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी पूछा जाता है। उसके अलावा विटामिन की बात करें तो विटामिन में आपके पास फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल का डिफरेंस पूछा जाता है, और इसके अलावा बात की जाती है कि आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर एक्सेस हो जाए तो क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है। डेफिशिएंसी में हमेशा 2 विटामिन के बारे में बार बार क्वेश्चन आएंगे, एक है विटामिन ए, एक है विटामिन डी। दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत कंसाइज टू द पॉइंट बातें हैं, जो मैंने बहुत कोशिश की कि आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स मुश्किल ना लगे। हमारी बायोकेमिस्ट्री की जो बातें थी ना वो यहीं तक थी। इसके बाद एक टॉपिक रह गया कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम्स, वो बस हमने पढ़ना है, बाकी बायोकेमिस्ट्री की बातें खत्म हो गई। और आपने देखा होगा कि बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। अभी भी न्यूक्लिक एसिड और विटामिन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, आप इनकी डिटेल देखें, इनको दोबारा सॉल्व करें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ वो लाजमी आपने लिखने हैं जब आपसे पेपर में ये चीज़ें पूछी जाएं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो सारी की सारी बहुत इजी वर्ड्स में बताई हैं ताकि आपको भूले ना। आई होप कि लेक्चर सुन के आपको ये बातें याद हो गई होंगी, लेकिन जहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बातें हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बातें हैं, वो दोबारा देखें, उनको रिवाइज करें। अभी हम चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।